अम्ल, क्षार और लवण के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बेटा हम जानना चाहेंगे कि अम्ल क्या है, एसिड क्या है। ध्यान दीजिएगा, सबको पता ही होना चाहिए। पहली बात, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। ठीक है। दूसरी बात हम कह सकते हैं, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। जो पदार्थ जो भी होगी नीले लिटमस पेपर को क्या करेगा, लाल कर देगा, नीले लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। तीसरी बात है, जो पदार्थ विलयन में हाइड्रोजन आयन मतलब H+ देते हैं, वे अम्ल, वे क्या है, अम्ल होते हैं। बात समझ में आया। हमारे पास ध्यान दीजिएगा, जैसे बहुत सारे अम्ल है हमारे पास बेटा, तो क्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH। देखिए, अम्लों को हम दो कैटेगरी में रखते हैं। एक रखते हैं प्रबल अम्ल कहते हैं, एक प्रबल अम्ल हमारे पास होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं भाई, जो विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो, जो पूर्ण रूप से क्या हो जाए, आयनों में टूट जाए। जैसे HCl एक प्रबल अम्ल है, क्योंकि ये विलयन में पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयनों में टूट जाएगा, अपने आयनों में टूट जाएगा, इसलिए ये प्रबल अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल भी प्रबल अम्ल है, क्योंकि यह भी विलयन में पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाता है। देखिए, ये जिससे मिलकर बना उन आयनों में पूर्ण रूप से टूट गया, इसलिए ये क्या है, प्रबल अम्ल है। तीसरा, नाइट्रिक अम्ल भी हमारे पास जो है वो प्रबल अम्ल है, क्योंकि वो भी विलयन में पूर्ण रूप से क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है। तो ऐसे अम्लों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। बात समझ में। उसके पश्चात हमारे पास ध्यान दीजिएगा, दुर्बल अम्ल भी आते हैं। दुर्बल अम्ल का सेंस क्या है, जो विलयन में आंशिक रूप से आयनित होंगे, पूर्ण रूप से उनका आयनन नहीं होगा। जैसे एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि ये विलयन में आंशिक रूप से आयनित हो रहा है। बात समझ में आया, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल की कैटेगरी में रखेंगे। तीसरी बात, एक हम कहते हैं भाई, एक हमारे पास आता है सांद्र अम्ल, एक वर्ड आता है। सांद्र अम्ल का क्या अभिप्राय है, तनु अम्ल का क्या अभिप्राय है। सांद्र मतलब कंसंट्रेट एसिड, कंसंट्रेट एसिड क्या है, डाइल्यूट एसिड क्या है, ये वर्ड आते हैं ना कि व्हाट इज द कंसंट्रेट, व्हाट इज द डाइल्यूट। तो कंसंट्रेट एसिड का मतलब हुआ, सीधी बात है, जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो, अम्ल की मात्रा क्या हो, अधिक मात्रा में एसिड प्रेजेंट हो, और तथा वह जो जल की मात्रा होनी चाहिए, जल की मात्रा उसमें क्या हो, अल्प हो, बहुत कम मात्रा में हो। जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा होगी, जल की मात्रा कम होगी, उसको सांद्र कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, कंसंट्रेट कहेंगे। ओके। अच्छा, जिसके अंदर अम्ल की मात्रा क्या होगी, कम होगी, अल्प होगी, कम होगी, और जल की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। ओके। तो उसे हम लोग क्या करेंगे बेटा, उसे हम लोग तनु अम्ल कहते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है सांद्र और तनु अम्ल में। बात समझ में आया, बेसिक डिफरेंस है। तो तनु अम्ल सांद्र में क्या होता है, इसमें अम्ल की मात्रा अधिक और जल की मात्रा कम, उसे सांद्रम, और तनु में इसमें अम्ल की मात्रा कम और जल की मात्रा अधिक, उसे तनु अम्ल की कैटेगरी में रखते हैं। क्षारक बेस, ध्यान दीजिएगा भाई, जो स्वाद में क्या हो, कड़वे हो, इनका स्वाद कैसा हो, कड़वा हो।
बात समझ में? वो क्या होता है बेटा? क्षार होता है। दूसरी बात, जो लाल लिटमस को, किसको? लाल लिटमस को नीला कर दे, नीला कर दे, जो लाल लिटमस को नीला कर देगा वो भी क्या होगा? क्षार होगा। तीसरी प्रमुख बात क्या होगी? जो विलयन में हाइड्रोक्सी आयन OH माइनस आयन देते हैं, बात समझ में आया? जो विलयन में हाइड्रोक्सी आयन देंगे वो हमारे क्षार कहलाएंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान दीजिएगा KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, ये सब के सब हमारे क्या है? क्षार है। बात समझ में? इसमें भी देखिए प्रबल और दुर्बल होते हैं। इसे प्रबल क्षार का मतलब वही बात आ गई, जो विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो उसे प्रबल कहेंगे। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड देखिए प्रबल क्षार है, क्योंकि ये विलयन में पूर्ण रूप से क्या हो रहा है? आयनित हो जा रहा है, इसलिए क्या है? ये प्रबल क्षार है। ओके, इसी प्रकार से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक प्रकार का प्रबल क्षार है, क्योंकि ये विलयन में पूर्ण रूप से देखिए आयनों में टूट जा रहा है, जिससे मिलकर ये बना। इसी प्रकार से ध्यान दें आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाएगा। ओके, इस तरीके से, इसलिए ये भी क्या है? प्रबल क्षार है। तो दुर्बल क्षार का क्या सेंस है भाई? दुर्बल क्षार का अभिप्राय है जो विलयन में 100% आयनित नहीं होगा, जो पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटेगा। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दुर्बल क्षार है। क्या है? दुर्बल, आंशिक रूप से आयनित होगा। देखिए ये इस तरीके से, ये इसलिए हमारा क्या है? एक प्रकार का दुर्बल क्षार है। ओके, करते हैं लवण की, ध्यान दीजिएगा। समानता ध्यान दीजिए, अम्ल और क्षार, अम्ल व क्षार की क्रिया से बनने वाला जो पदार्थ है, बनने वाला पदार्थ लवण कहलाता है। क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। जैसे भाई सोडियम क्लोराइड, ओके, NaCl। जैसे पोटेशियम क्लोराइड, ओके, KCl, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, ये सब हमारे प्रकार क्या है बेटा? लवण है। ओके, आइए क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसी एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपके। चला, आपको 3 टेस्ट ट्यूब दे दिया है, ठीक है? उसमें से एक में वाटर जल भरा हुआ है और कोई दो में, जो दो बचे उसमें किसी में अम्लीय और किसी में क्षारीय विलयन भरा है, और आपको सिर्फ और सिर्फ लाल लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर दिया गया है। अब बताना है कि आप कैसे पता करेंगे कि किस कौन से प्रकृति में अम्ल है, किसमें जल है और किसमें क्षार है। बहुत ही सिंपल है। सिंपल से मान लीजिए जाए आपको 3 टेस्ट ट्यूब दे दिया, 3 टेस्ट ट्यूब आपको दे दिया गया है इस तरीके से। टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी, टेस्ट ट्यूब सी, इसमें कुछ भरा हुआ है। अगर हम लोग ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग सबसे पहले अगर इसमें हम लोगों ने लाल लिटमस पत्र डाला, अगर ए में हमने लाल लिटमस पत्र इसमें डाला और डालने पर क्या हुआ बेटा कि हमारा पत्र लाल ही रहा, मतलब पेपर का कलर चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब 2 बातें हो सकती है कि ये जो है वो या तो ये जो है, अगर हमने पत्र हमारा पेपर में लाल ही रहा, इसका मतलब 2 कंडीशन होता है, या तो इसमें अम्ल होगा या तो बेटा इसमें जल होगा, क्योंकि दोनों स्थितियों में लाल लिटमस पेपर अगर अम्ल होगा तो लाल ही रहेगा और चूंकि जल होगा तो कोई प्रभाव नहीं डालेगा। अब हमने क्या किया,
बी में अगर लाल लिटमस डाला, लाल लिटमस पत्र डाल दिया, बी वाले में डाला, और हमने देखा डालते ही ये बी वाला जो हो गया नीला हो गया, नीला हो गया, तो निश्चित तौर पे कंफर्म हो गया आपके पास कि हमारा जो बी विलयन है, बी टेस्ट ट्यूब है, वो क्या है, एक प्रकार का बेटा बताइए, क्षार, क्षारीय विलयन है। बी में क्या भरा है, क्षारीय विलयन रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस सी में इसी सी के अंदर क्या करेंगे, इसी नीले पत्र को डालेंगे, नीले पत्र को डालते हैं, नीले पत्र को डालते हैं। तो हमने देखा डालते ही इस नीले पत्र को इसी में डाला तो देखा हमने कि नीला पत्र हमारा क्या हो गया, लाल हो गया। इसका सीधा सा मतलब है कि सी विलयन जो है हमारा वो अम्लीय है। सी विलयन क्या है, अम्लीय है, इसीलिए हमारा ये नीला वाला इसमें जाके लाल हो गया। ठीक है, जब ये अम्लीय है सी, तो इसलिए ए वाला हमारा क्या जाएगा, ये जल होगा, उदासीन होगा। क्लियर है? इस तरीके से हम लोग किसी भी टेस्ट ट्यूब में परीक्षण कर सकते हैं। सूचक, इंडिकेटर, तो इंडिकेटर्स हमारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी विलयन में अम्ल या क्षार को दर्शाते हैं कि विलयन हमारा अम्लीय है कि हमारा क्षारीय है। ये अपने रंग के माध्यम से या गंध के माध्यम से इस प्रक्रिया को दर्शाते हैं। इसलिए सूचक हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक होता है, कृत्रिम सूचक होता है, गंधीय सूचक होता है। सबसे पहले बात करते हैं मेरा प्राकृतिक सूचक की। देखिए प्राकृतिक सूचक क्या होगा, जो प्रकृति में पाया जाएगा, नेचर में जो अवेलेबल है वो प्राकृतिक सूचक है। जैसे हमारा क्या, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रोजिया का फूल, ये सभी के सभी प्राकृतिक सूचक है। आइए देखते हैं इन सभी सूचकों का अम्लीय और क्षारीय विलयन में रंग क्या होता है। लिटमस का अम्लीय विलयन में रंग क्या होता है बेटा, लाल होता है। क्या होता है, लाल। और क्षारीय विलयन में लिटमस का रंग क्या होता है, नीला। क्लियर है? लाल पत्ता गोभी का क्या होता है, अम्ल में लाल, क्षारीय में क्या होता है, हरा। क्लियर? हल्दी का क्या होता है, अम्ल में कोई रंग नहीं, कोई रंग परिवर्तन नहीं होगा, कोई रंग या रंग परिवर्तन नहीं होगा। आप ऐसा कहिए कि रंग परिवर्तन नहीं। ठीक है, हल्दी का रंग नहीं बदलेगा। ठीक है, जबकि उसका विलयन नहीं बदलेगा। और क्षारीय में क्या हो जाता है, ये लाल हो जाता है। क्या हो जाता है, लाल। ओके, और उसी प्रकार से हाइड्रोजिया का जो फूल का रस होता है वो अम्लीय विलयन में क्या देता है, ब्लू कलर देता है। क्या देता है, नीला। और क्षारीय विलयन में क्या देता है, ये गुलाबी। बात समझ में? तो ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, एसिड और बेस सब्सटेंस का पता लगा सकते हैं। इसमें अधिक इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, लिटमस है आपके यहाँ पूछा। ओके, सूचक है भाई, कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक हमारा रासायनिक पदार्थ होता है जो कि लेबोरेटरी में बनाया जाता है। ध्यान दीजिए, जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनोक्सिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। इनका विलयन का रंग ध्यान दीजिएगा। मेथिल ऑरेंज जो होता है अम्लीय विलयन में लाल होता है। क्या होता है, लाल। और क्षारीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग क्या होता है बेटा, पीला। ठीक है। फिनोक्सिन जो है अम्लीय विलयन में इसका कोई रंग नहीं होता, कोई रंग नहीं होता। ठीक है, जबकि क्षारीय विलयन में ये क्या होता है, गुलाबी। क्षारीय विलयन में क्या होता है, इसका रंग गुलाबी। ओके, सूचक जो अम्लीय और क्षारीय विलयन में जिनके गंध परिवर्तित हो, जो गंध से पहचान कराए अम्ल और क्षार का, उसे गंधीय सूचक कहेंगे। जैसे प्याज का रस है, वैनिला है, लौंग का तेल है। देखिए जरा इनका व्यवहार क्या, अम्लीय विलयन में देखिए बहुत तीक्ष्ण गंध आएगी। कैसी गंध आएगी बेटा, बहुत ही तीक्ष्ण गंध इसकी आएगी। और जबकि क्षारीय विलयन में कोई गंध नहीं आएगा, कोई भी गंध नहीं आएगा। विनैला जो है एक समान गंध रहेगा, जैसा गंध था वैसा ही गंध रहेगा। और जबकि क्षारीय विलयन में अब ये कोई भी गंध नहीं देगा, कोई भी गंध नहीं देगा। उसी लौंग का तेल भी जैसा वह गंध है, अम्लीय विलयन में उसी प्रकार गंध, उसका समान गंध रहेगा, गंध में कोई परिवर्तन नहीं है। बात समझ में? जबकि क्षारीय विलयन में वो कोई गंध नहीं देगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सूचकों की पहचान कर लेते हैं। सूचकों की मदद से अम्लीय और क्षारीय विलयन का पहचान कर लेते हैं। ओके, तो और क्षारों का रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा अम्ल की अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, अम्ल जो होता है वो धातुओं से क्रिया करके
लवण और हाइड्रोजन गैस देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। इस बात को ध्यान दीजिए। जैसे एग्जांपल की बात करें, हम लोग देखते हैं जिंक धातु है हमारा, जिंक धातु की क्रिया जब आप लोग सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 से कराते हैं तो लवण के रूप में जिंक सल्फेट ZnSO4 वह हाइड्रोजन गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे जेडियन है, ये धातु है, जिंक है, इसकी क्रिया अम्ल से जब कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो हमको ध्यान दीजिए ये क्या देता है, एक लवण जिंक सल्फेट, एक लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ये साल्ट है, ये देखिए एसिड है और ये धातु है, मेटल। तो हम सबसे खास बात है कि हाइड्रोजन गैस का परीक्षण कैसे कर पाएंगे। देखिए जब निकलने वाले गैस के पास, इस निकलने वाले गैस के पास अगर हम लोग ये जो गैस यहाँ से मान लीजिए गैस निकल रही है, इस तरह से गैस निकल रही है, यहाँ पर अगर हम लोग कोई जलती हुई मोमबत्ती ले आए, जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं, ध्यान दीजिए गैस के पास, हाइड्रोजन गैस के पास, तो यहाँ पे क्या होगा, ये गैस पट पट की ध्वनि साउंड करेगा, पट पट की ध्वनि उत्पन्न होगी। ध्वनि के साथ हाइड्रोजन जो है जलता है, क्या है, जलता है। ये जो है परीक्षण, इसको पॉप परीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉप परीक्षण। ये हाइड्रोजन का पॉप टेस्ट है कि हम चेक कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकल रही है, कैसे चेक करेंगे। अगर रिएक्शन हम धातु में हमने डाला और कोई गैस निकले, गैस के पास मोमबत्ती ले जाएं, तो मोमबत्ती के पास हम देखेंगे पट चिट करके आवाज आएगी। बात समझ में, तो निश्चित तौर पे वो गैस किसकी होगी, वो हाइड्रोजन गैस होगी। इस परीक्षण को क्या करते हैं बेटा, पॉप परीक्षण करते हैं। ओके, यही जिंक की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बेटा करा दें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पर भी देखिए इसे क्रिया करके लवण, जिंक क्लोराइड, साल्ट और हाइड्रोजन गैस देती है। इससे स्पष्ट होता है कि अम्ल जो होता है धातु से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। धातुओं की क्षार से अभिक्रिया की बात करेंगे तो धातु देखिए इस प्रकार से अम्ल से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। उसी प्रकार धातु एक क्षार से भी क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देता है, हाइड्रोजन गैस। देखिए जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे जिंक धातु की क्रिया अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से कराने पर सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 वह हाइड्रोजन गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे जिंक धातु है, इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम लोग अगर करा दें बेटा, तो हमें ये देखिए Na2ZnO2 और साथ में ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो ये हमारा देखिए धातु हो गया, ये क्षार हो गया, क्रिया करके एक लवण, सोडियम जिंकेट लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। तो यहाँ से धातु भी क्षार से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अम्ल की अभिक्रिया की बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखो धातु कार्बोनेट हो चाहे बाइकार्बोनेट हो, दोनों ही अम्ल से क्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनाते हैं। जैसे अगर बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, सोडियम कार्बोनेट ले लें बेटा, ये सोडियम कार्बोनेट है, कार्बोनेट, इसकी अभिक्रिया जैसे ही हम लोग अम्ल HCl से मान लिया करा दिया हमने, तो HCl से कराने पे ध्यान दीजिएगा हमको लवण सोडियम क्लोराइड एक लवण मिल रहा है, बात समझ में आ रहा है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O प्राप्त होता है। ये सोडियम क्लोराइड है जो कि लवण है,
बात समझ में आ रहा? तो इस प्रकार धातु कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल दे रहा है। इसी तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट अगर ले ले बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी ध्यान दीजिएगा, ये अम्ल से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है हमारा, इससे क्रिया करा दें तो भी हमको अम्ल लवण, सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O देता है। ध्यान दीजिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में आपको बता दूं, ये जो गैस होती है ये बुदबुदाहट के साथ निकलती है, हमेशा बुदबुदाहट के साथ, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड। अक्सर आपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह देखा होगा, चेक करते हो तो बुदबुदाहट का झाग निकलता है, तो वो झाग जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। दूसरी बात ये है कि जब इस गैस के संपर्क में जलती मोमबत्ती लाएंगे, जलती मोमबत्ती अगर आप लाते हैं तो वो क्या होगी, बुझ जाएगी, वो मोमबत्ती क्या होगी, बुझ जाती है। बात समझिए। साथ ही साथ दूसरी बात ये है, चूने के पानी में जब हम लोग चूने के पानी में हम लोग ये निकलती CO2 गैस को प्रवाहित करते हैं, ध्यान दीजिएगा, गैस को प्रवाहित करते हैं तो विलयन हमारा दूधिया हो जाता है। विलयन कैसा हो जाता है बेटा, विलयन दूधिया हो जाएगा। दूधिया क्यों होता है, क्योंकि चूने का पानी जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे ही इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस भेजते हैं तो ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O में परिवर्तित हो जाता है, क्लियर है। और साथ ही साथ अगर हम इसमें और अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित कर दे, CO2 प्रवाहित कर देते हैं तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट और H2O का जो सोल्यूशन है और उसमें CO2 अधिक मात्रा में जब घुलता है तो घुलकर ये CaHCO3 कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो कि घुलनशील पदार्थ है, क्या है ये, यही घुलनशील पदार्थ की विलयन दूधिया हो जाता है, ये इसी के कारण होता है। बात समझ में आया। कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारे है यही देखिए खड़िया का सूत्र बेटा, खड़िया हो कहें या चाक कहें या संगमरमर कहें, ये तीनों के रूप में, तीनों ही कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में ही पाया जाता है। ये इसका टेस्ट है, चूने के पानी में कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पे इसका विलयन कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। क्लियर है। हम बात करेंगे अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया। आपस में अगर अम्ल क्षार क्रिया करता है बेटा, जब भी कभी अम्ल की क्रिया क्षार से कराते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्षार से कराते हैं, लवण व जल बनता है, लवण व जल बनता है तथा यह क्रिया को, जो यह अभिक्रिया है, हम लोग इस अभिक्रिया को आपको बताया गया रिपीटेशन में भी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया भाई, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यह अभिक्रिया कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, मतलब इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हम लोग कहने का सेंस यही है कि अम्ल की अभिक्रिया जब भी क्षार से कराएंगे तो ऑलवेज हमें क्या मिलेगा, लवण व जल मिलेगा। जैसे एग्जांपल में ले ले, HCl एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये, इसकी क्रिया क्षार NaOH एक क्षार है, इससे करा देते हैं तो हमको लवण, सोडियम क्लोराइड एक लवण और साथ में जल, वाटर प्राप्त होता है। तो अम्ल जो है क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। उसके बाद अगर इसी क्रिया को हम चार रूपों में दे सकते हैं बेटा, क्योंकि लवण हमारे चार होते हैं। अगर हम, सबसे बड़ी बात यह है, अगर हमारा अम्ल प्रबल अम्ल है, ऐसी क्रिया दुर्बल क्षार से कराते हैं तो निश्चित तौर पे जानिए कि जो लवण बनने वाला है वो लवण हमारा क्या होगा, अम्लीय लवण होगा और साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। क्योंकि जैसे अगर हम लोग बात करें HCl ले लें, एक प्रबल अम्ल है, इसकी क्रिया दुर्बल क्षार NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि दुर्बल क्षार है, इससे क्रिया करेंगे तो जो लवण आपके सामने बना बेटा NH4Cl और H2O, ये कैसा लवण होगा, NH4Cl बेटा अम्लीय लवण है।
तो कैसा है ये? अम्लीय लवण। तो बेटा प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से क्रिया करके कैसा लवण बनाता है? अम्लीय लवण बनाता है। उसी प्रकार से अगर दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षार है, दुर्बल अम्ल की क्रिया अगर आप प्रबल क्षार से करा रहे हैं तो जो लवण बन के आएगा आपके सामने वो लवण कैसा होगा? वो क्षारीय लवण होगा और साथ में जल बनेगा बेटा। जैसे दुर्बल अम्ल ले लें, सोडियम एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, आपको पता है। और प्रबल क्षार में सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, एक प्रबल क्षार है। तो इसकी जब क्रिया कराएंगे तो जो लवण हमको बनेगा सोडियम एसीटेट प्लस जल। तो सोडियम एसीटेट जो है ये प्रकार का क्या है आपका? अम्ल क्षारीय, क्या है बेटा? ये क्षारीय लवण है। बात समझ में आया? इसी प्रकार से तीसरा, अगर हम प्रबल अम्ल से प्रबल क्षार की क्रिया करा रहे हैं तो आपको जो मिलेगा लवण वो कैसा लवण होगा बेटा? उदासीन लवण होगा और साथ में आपको जल मिलेगा। ठीक है। जैसे HCl प्रबल अम्ल है, NaOH प्रबल क्षार है, इसकी क्रिया कराया तो लवण NaCl बना, H2O बना। ये क्या है बेटा? उदासीन लवण है। बात समझ में आया? इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें दुर्बल अम्ल ले लें और इसकी क्रिया बेटा दुर्बल क्षार से करा दें तो ध्यान दीजिएगा हमें एक उदासीन, यहाँ पर भी उदासीन लवण और साथ में जल बनता है। जैसे देखिए CH3 एस्टिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेटा दुर्बल क्षार है। इसकी क्रिया जब कराएंगे तो हमारे पास जो ये लवण बन के आया CH3 अमोनियम एसीटेट, ये एक प्रकार का क्या होगा? ये भी उदासीन लवण होगा। तो ये अम्ल की क्षार से क्रिया कराने पे हमको लवण और जल मिलते हैं। कैसा अम्ल है और कैसा क्षार है उसके व्यवहार पे हमारे पास अम्लीय क्षारीय उदासीन लवण बन सकते हैं। क्लियर है? धात्विक ऑक्साइडों की क्रिया की बात करेंगे बेटा। ध्यान दीजिएगा, अम्लों के साथ जो धातु ऑक्साइड होता है इसकी जब क्रिया हम कराते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो हमको लवण और साथ में जल प्राप्त होता है। जैसे अगर हम बात करें कॉपर ऑक्साइड, ध्यान दीजिएगा, कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की क्रिया कराने पर कॉपर क्लोराइड CuCl2 वह जल बनता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो कॉपर क्लोराइड बनता है ये अभिक्रिया में, ये जो अभिक्रिया की बात हो रही है यहाँ पर, अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण ये जो विलयन होता है, विलयन का जो रंग होता है वो नीला होता है। समझ में आया? इसमें जो कॉपर क्लोराइड बन रहा है उसी कारण हमारा ये विलयन कैसा होता है? नीला होता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, समझ में, इसकी अभिक्रिया HCl से हमने करा दिया तो हमें क्या मिल गया? CuCl2 और प्लस H2O, मतलब धातु ऑक्साइड। ये देखिए धातु ऑक्साइड है, ऑक्साइड ये अम्ल से क्रिया किया तो क्या बनाया? लवण बनाया और साथ में क्या बनाया? जल। सबसे खास बात याद रखिएगा कि जो धातु ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड इसकी जो प्रकृति होती है, नेचर जो होता है बेटा, इसका क्षारीय होता है। क्या होता है? धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। इसी कारण ये अम्ल से क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। क्योंकि भाई अम्ल है तो धातु ऑक्साइड क्षार होगा तभी तो लवण और जल बनेगा। इसे धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। और भी धातु ऑक्साइड हमारे पास है जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड इत्यादि। क्लियर? अब अम्लों की अधात्विक, अम्लों की नहीं क्षारों की अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया। ध्यान दीजिएगा, जो क्षार होते हैं वो अधात्विक ऑक्साइड
अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक अधात्विक ऑक्साइड है कि क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर देखिए हमको लवण कैल्शियम कार्बोनेट एक लवण हो गया, वह जल बनता है। क्या बनता है बेटा? जल बनता है। देखिए CO2 की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वास्तव में यह अधातु ऑक्साइड है। देखिए क्या है, ये अधातु ऑक्साइड है, ये क्या है? क्षार है। इससे क्रिया कराया आपने तो क्या बन गया? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है ये? लवण, और ये जल बन गया। आखिर क्यों ऐसा हुआ? क्या आपको पता होना चाहिए? अधातु ऑक्साइड जो होते हैं इनकी प्रकृति बेटा, इनकी प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, इसी कारण से ये क्षार से क्रिया किया तो लवण और जल बनाया। याद रखिएगा, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय और धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती थी? क्षारीय होती थी। क्लियर है बेटा? एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया क्या कि पीतल और तांबे के बर्तनों में दही या खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? उसका सीधी सी बात है भाई, समझो में ध्यान दीजिए कि दही हो चाहे खट्टा पदार्थ हो, ये सभी के सभी क्या होते हैं भाई? अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। और आपको पता है कि धातु चाहे पीतल है चाहे वह तांबा है, कहने का मतलब है क्या? ये धातु। तो जब इसमें अम्लीय विलयन हम लोग खट्टा पदार्थ डालेंगे, खट्टा पदार्थ मतलब अम्ल डालेंगे, तो ये क्या होगा? इसमें क्रिया हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगा, और रिएक्शन होने से बेटा लवण और जल बनेगा। ऐसा होने से क्या होगा? धातु का क्षय होने लगेगा। धातु का क्षय होने लगेगा मतलब धातु खराब होने लगेगा। इसी कारण से हम कहते हैं कि धातु के बर्तन चाहे पीतल या तांबा कुछ भी हो, उसमें कोई भी अम्लीय पदार्थ चाहे दही खट्टा पदार्थ नहीं रखना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सर घरों में आप लोग देखिए कि जो परात पीतल वगैरह के होते हैं उसको हमारी माता जी लोग नींबू से रगड़ के साफ करती है। क्यों? अच्छे से सफा हो जाता है, क्योंकि उसमें अम्ल होता है और धातु के ऑक्साइड को क्रिया करके लवण और जल के रूप में बाहर कर देता है और धातु हमारा चमक जाता है।